हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करेंगे। जो भी आपको समस्या लगेगी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि वायु का वेग मापते हैं उससे, वायु का दाब मापते हैं उससे, ठीक है, कि वायु की दिशा मापते हैं उससे, कि वायु का तापमान मापते हैं। तो देखिए, जो वात दिग्दर्शी है, देखिए दर्शी का मतलब ऐसे ट्रिक लगाइए, देखना, किसी चीज़ को देखना, तो देखा जाती है किसी दिशा की तरफ। इसका मतलब इसका राइट जवाब होगा वायु की दिशा जो है, इसी को मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। पहला है समताप मंडल, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सबसे नीचे पाई जाती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा है मध्य मंडल, बिल्कुल नहीं। अगला है बाह्य मंडल, जी हाँ, ये तीसरा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसका राइट जवाब बाह्य मंडल होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक इमेज से संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम, मतलब अंदर से बाहर जो परत है उसकी पहचान आपको करना है और आपको इसका जवाब बताना है। तो 33 का राइट जवाब आपको बताना है। देखिए, जो सबसे पहले होगा, जो आपका अंदर का हिस्सा है, वो सबसे अंदर आपका आंतरिक क्रोड़ होगा। जो ये वाला हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक क्रोड़, ठीक है। इसके बाद जो होगा उसको बोलेंगे बाहरी क्रोड़, नंबर 2 पे। उसके बाद कौन सा होता है, मेंटल, क्या होता है, मेंटल होता है। और सबसे ऊपर क्या होती है, परपटी होती है। तो इसका मतलब आंतरिक क्रोड़, बाहरी क्रोड़, मेंटल, परपटी। तो आपका अंदर से बाहर क्रम ये हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछ ले बाहर से अंदर का क्रम बताइए, इसी को उलट दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा परपटी, मेंटल, बाहरी क्रोड़, आंतरिक क्रोड़। तो जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला आपको दिया गया है, ये बाहर से अंदर की तरफ है, लेकिन क्वेश्चन आपसे अंदर से बाहर की तरफ को पूछ रहा है, तो इसीलिए आपका इसका जवाब क्या होगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 34 नंबर पर, और क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये दर्शाता क्या है। तो आपको इसका राइट जवाब देना है। ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका सूर्य और ये है आपका चंद्रमा। तो ये लघु ज्वार की स्थिति जैसी बनी है, किसकी, लघु ज्वार की। तो ये यहाँ पे आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा, लघु ज्वार, इसी की स्थिति आपकी ये बनी हुई है। चलिए अब चलते हैं 35 नंबर पर। कह रहा है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, मान लेते हैं ये हमारा एक मैदान है, ये नदी है, जैसे प्रवेश करेगी तो यह मुड़ जाती है, अर्थात
और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। तो यहाँ आएगी तो फिर ऐसे 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 ये बड़े बड़े मोड़ बना करके बहती है, तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। देखिए, जो आपका तटबंध है वो तट के किनारे होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, बाढ़ का मैदान तो बनाएगी नहीं, ये भी गलत है। और ये आपका विसर्प, ये कैसी आकृति आपको दिख रही है, एकदम सर्प जैसी आकृति दिख रही है, तो इसे विसर्प कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ किस क्षेत्र की बात कही गई है? दुर्गम, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, या कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बादल फट गया है, तो वहाँ सड़क मार्ग आपका ख़राब हो गया होगा, वहाँ जल मार्ग में जा नहीं सकते हैं, रेल संभव ही नहीं है, तो आपका राइट जवाब क्या होगा? वायु मार्ग। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, राहत सामग्रियां उनको पहुंचाई जाती है। तो 36 का आपका राइट जवाब हो जाएगा वायु मार्ग। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो क्या कहलाती है? आपको जवाब देना है। उसको बोलते हैं हम लोग जनसांख्यिकी। क्या बोलते हैं? जनसांख्यिकी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर पर कह रहा है एक अभिकथन ए है और उसका कारण आर दिया गया है। आइए पढ़ते और समझते हुए बहुत ही आराम से चलेंगे, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं साइड में, ठीक है। कह रहा है सूर्य, बहुत आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी मत करिएगा। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद सूर्य कहाँ अस्त हो रहा है? गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। देखिए, तो पहला वाला भी कथन आपका सही है और दूसरा वाला कथन भी आपका सही है, लेकिन जो आर है ये आपका ए से किसी प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं करता है, मतलब इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसलिए ए और आर कथन तो दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 39 पर चलते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? आपको बताना है गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो देखिए, जो आपका गैर परंपरागत स्रोत है वो आपका ईंधन है नहीं, तो प्राकृतिक गैस है नहीं, वो आपका सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है, याद रखिएगा। चलिए, 40 पर चलते हैं। कह रहा है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। कोई विशेष रूप से टैंक और तालाब, उसमें मछली का प्रजनन आपको बताना है क्या कहलाएगा। तो देखिए, आपको एक ट्रिक याद रखना है इसमें, वो है आपका पीसी कल्चर। क्या है? पीसी कल्चर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्थल का एक संकरा भाग, मतलब ये स्थल एक संकरा भाग है, इसे क्या कहेंगे? जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब इसको और इसको जोड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए, स्थल को जोड़ेगा, स्थल संधि कहलाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपने मन से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। ये तो सभी को इसका आंसर आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको इसका उत्तर ना पता हो। वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। देखिए कह रहा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान आपका कहाँ है? मनोविज्ञान नहीं शामिल है, तो ये आपका गलत है। फिर कह रहा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र भी आपके यहाँ भैया नहीं शामिल है, तो ये भी गलत है। इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो है हमारे यहाँ शामिल है, इसीलिए आपका तीसरा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? जो आगमनात्मक अधिगम है वो किसका विरोधाभासी है? तो देखिए आगमनात्मक अधिगम जो होता है वो व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधाभासी होता है, याद रखिएगा। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 45 पर। कह रहा है दिए गए कथन ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। बहुत ही आराम से समझना है और उत्तर का जवाब देना है। कह रहा है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। जब आप आलोचनात्मक रूप से किसी चीज़ को सोचते हैं, कोई धारणा बनाते हैं, तो आपके अनुप्रयोग और विस्तार में बढ़ावा मिलता है। अब बी पर चलते हैं। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन में मदद नहीं करती है। ये शब्द गलत है। मदद करती है तो बी आपका गलत हो जाएगा। जब आपका बी गलत हो जाएगा तो ए सत्य और बी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो 45 का आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा कि ए आपका सत्य है, बी आपका असत्य है। 46 कह रहा है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो 46 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए अनुभव का मतलब जिसको आप लोग अनुभव करते हैं। जैसे हवा चल रही है तो आप अनुभव करते हैं, ठीक है। मिठाई खाने के बाद मिठास का आप अनुभव करते हैं। मिर्च खाने के बाद तीखेपन का आप अनुभव करते हैं। तो ये इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, बिल्कुल राइट जवाब यही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 47 पर। कह रहा है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो 47 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके दीजिए। तो एक ही विषय है वो आपका भूगोल है, जहाँ मॉडल और प्रतिकृतियां भौतिक विशेषता में यूज़ होती है। भौतिक शब्द आया है। अगला है 48। कह रहा है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी को संग्रह करना किस प्रकार के स्रोत में आता है? तो देखिए प्राथमिक स्रोत तो आपका हो नहीं सकता है, तो आप दूसरे से चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप स्वयं उसकी जानकारी रखते तो आप प्राथमिक होते। आप समाचार पत्र से ले रहे हैं तो आप द्वितीयक होंगे। क्या होंगे? द्वितीयक होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीख सकते हैं? 49 का राइट जवाब। तो आपको सभी को पता है हमारा समावेशी जो कक्षा है वो इसी चीज़ के लिए बनाई गई है कि जिनके पास सीखने की अक्षमता है वो भी क्या कर सकें, एक ही क्लास के बीच में बैठ करके उनको शिक्षा दी जाए और उनको सिखाया जाए। 50 कह रहा है ये जो सिद्धांत है नीचे, इसको किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। देखिए अगर बच्चा आ जाए और आपको कुछ ना समझ में आए तो अक्सर आप पियाजे को ही लगाइएगा, ठीक है।
लेकिन भिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरीके से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। इसका जवाब जीन प्याजे हैं। ठीक है, चलिए 51 पर चलते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। ठीक है, आंसर ठीक है। और भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत परियोजना दे। देखिए व्यक्तिगत शब्द नकारात्मक है तो ये गलत होगा। काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूह में नहीं बांटना है। देखिए ऑप्शन गलत कैसे होते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, नहीं ये भी गलत है। तो छात्रों को बहस और चर्चाओं में जब हम लगाते हैं तो ये सबसे बढ़िया हमारा क्या होता है, तरीका होता है। 52 नंबर पर चलते हैं। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं? देखिए आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित जो होता है वो आलोचनात्मक सोच होता है। इसको हमेशा अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त होते थे? तो 53 का राइट जवाब क्या होगा? पौधों और खनिजों से जो है वो जो चित्र होते थे उनमें रंग इन्हीं का मिला करके उसमें भरा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। कह रहा है सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ कहाँ पर लिखी हुई आपको दिखती हैं? तो जो आपकी सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ हैं वो आपको ताड़ के पन्नों पर या ताड़ के पत्रों पर, तो पन्नों शब्द गलत है, पत्रों पर। ठीक है, क्योंकि ताड़ का पत्ता होता है, पन्ना नहीं होता। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों पर लिखी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 55 पर चलते हैं। मानव इतिहास में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो देखिए आपका जो सबसे लंबी अवधि है वो है पूरा पाषाण काल। ये क्वेश्चन 2023 के सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो कूट दिए गए हैं ए और बी, पढ़ के सही उत्तर आपको बताना है। तो 56 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? चलिए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। ये जो बोलन दर्रा है पाकिस्तान में है और यहीं पर आपका मेहरगढ़ भी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक उपजाऊ मैदान भी है, तो ये सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 57 पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? बताइए। 57 का आपको राइट जवाब देना है, कमेंट करके बताइए। कह रहा है भारत के किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं? तो देखिए जो हड़प्पा है आपका, हड़प्पा कहाँ है आप मुझे बताइए, तो मैं आपको इससे संबंधित कुछ चीज़ें बताता हूँ। बताइए कहाँ है हड़प्पा? तो देखिए हड़प्पा जो है वो आपका सर्वाधिक जो स्थल मिला है, पंजाब मत लगा आना, बहुत सारे भाई पंजाब लगाएंगे, गलत हो जाएगा मेरे भैया। गुजरात इसका राइट जवाब है। क्या है? गुजरात। अगला है, कह रहा है ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? जवाब दीजिए। मैं चाहता हूँ कि सभी भाई इसको कमेंट में आंसर दें, मैं इसका 10 सेकंड के बाद आंसर बताऊंगा। कमेंट करिए। ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? बताइए
जल्दी से सभी भाई इसका जवाब दें, जल्दी से। चलिए, इसका राइट जवाब होगा संस्कृत। ठीक है, चलिए 59 नंबर पर चलते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बताइए। 59 का राइट जवाब, ये भी आप लोग कमेंट करिए, 10 सेकेंड का समय आपके पास। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? चलिए, वो थे आपके बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें। आपको एनसीईआरटी की जो क्लास मैंने करवाई है वहाँ सब कुछ पढ़ाया गया है। आप जा कर के उन क्लासेस को देख लीजिए, आपके बहुत सारे डाउट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे। एक में 60 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में कल फिर हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत प्रेम से, बहुत एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बताइए कौन है जो नहीं है? तो देखिए, एक तो बुद्ध है, एक है धम्म है, एक है संघ। अहिंसा नहीं है, तो जो है वो गलत हो जाएगा, राइट जवाब 3 हो जाएगा। लेकिन त्रिरत्न कौन है? तो ऐसे याद रखिएगा, पहला तो बुद्ध है, दूसरा धम्म है और तीसरा क्या है? संघ है। ये क्या है? ये आपके त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है प्यारे साथियों, इसी के साथ आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।